नमस्कार छात्रों। समाजशास्त्र के पाठ संख्या 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतर परिवर्तन के भाग 3 में आप सबका स्वागत है। छात्रों, आज हम जनजातीय समुदाय पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम निम्न संकल्पनाओं को देखेंगे। तो छात्रों, हम शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। सर्वप्रथम है जनजातीय समुदाय। छात्रों, ये आधुनिक भाषा का शब्द है और ये ऐसे समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है जो पुराने और उपमहाद्वीप में सबसे पुराने निवासी हों। प्रशासनिक सुविधा हेतु औपनिवेशिक काल में यह शब्द को रचा गया। अगर हम जनजाति को संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र स्थान में रहने वाले लोगों का समूह जिनकी अपनी संस्कृति व अपनी भाषा होती है। भारत में अगर इनकी परिभाषा देखें तो वो नकारात्मक रूप में देखी जाती है, जैसे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म को नहीं मानते तथा उनमें किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता, वो वर्ग में नहीं बटे होते तथा उनमें किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अगर हम इनका वर्गीकरण देखें तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे, स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक। स्थायी विशेषक में हम उनके क्षेत्र, भाषा, उनकी शारीरिक विशेषता और उनकी पारिस्थितिक आवास पर चर्चा करेंगे, जबकि अर्जित विशेषक में हम उनके आजीविका के साधन, हिंदू समाज में उनके समावेश की सीमा पर चर्चा करेंगे। तो उनका क्षेत्र देखते हैं छात्रों। जनजातीय जनसंख्या का 85% भाग मध्य भारत में पाया जाता है। ये पश्चिम में गुजरात, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक हमको देखने को मिलता है। छात्रों, यहाँ नक्शे के माध्यम से आपको दर्शाया भी गया है। 11% से अधिक लोग पूर्वोत्तर राज्यों में मिलते हैं जनजाति के, जिसको लाल रंग से दिखाया गया है, और शेष 3% भारत के सभी राज्यों में कुछ न कुछ मिलता रहता है। अगर घनी आबादी को देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक है और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी कुल जनसंख्या का 8.6% है। छात्रों, कुछ जनजातियों की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि वो उसमें 10-10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, जबकि कुछ की जनसंख्या इतनी कम है कि उनकी संख्या 100 के करीब तक नहीं है। सबसे बड़ी जनजातियों में हम देख सकते हैं गोंड, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो और मुंडा है, जबकि अंडमान में ऐसी भी जनजाति हैं जिनकी जनसंख्या 100 के करीब है। भाषा के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करें तो हम देखते हैं कि भारत में 4 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं: भारतीय आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और तिब्बती बर्मी परिवार। भारत में अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रिक परिवार और तिब्बती बर्मा परिवार की भाषा का प्रयोग करती है, जबकि भारतीय आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की संख्या बहुत कम है। शारीरिक दृष्टि से जनजातियों का वर्गीकरण जो मिलता है वो निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, द्रविड़ और आर्य के रूप में मिलता है। और जहाँ तक भारत का संदर्भ है, भारत में द्रविड़ और आर्य ही शारीरिक दृष्टि से पाए जाते हैं। अब हम छात्रों उनके अर्जित विशेषक के ऊपर चर्चा करते हैं। अर्जित जो उन्होंने पाया है या खुद अपनी मेहनत से किया है। अर्जित जैसे आजीविका के साधन में देखते हैं कि उनका मछली पालन करना हो या खाद्य संग्राहक हो, शिकार के रूप में आखेटक करना या झूम खेती व औद्योगिक कामकाज। झूम खेती के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वो एक जगह पर स्थायी निवास नहीं करते थे, समय समय पर अपना क्षेत्र और स्थान बदलते रहते थे। और जहाँ तक हम कहें कि हिंदू समाज में उनका समावेश है, तो उसके लिए हम आत्मसात्मीकरण को ले सकते हैं, जो कि एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जब दो संस्कृतियाँ आपस के संपर्क में आती है तो लंबे समय बाद वो क्या आपस में विलीन हो जाती है। और कुछ जनजातियों का तो दृष्टिकोण ऐसा पाया गया कि हिंदू धर्म से मेल खाता है, जबकि कुछ का नहीं। तो इसमें कभी कभी क्या हुआ, हिंदू समाज में किसी जनजाति को ऊंचा स्थान मिल गया और किसी जनजाति को नीचा स्थान मिला। छात्रों, जनजाति को लेकर काफी वाद विवाद भी रहा है। इसके दो वर्ग बन जाते हैं। एक कहता है कि ये हिंदू कृषक समाज का विस्तार है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है नहीं, ये पूर्णतः भिन्न समुदाय है। जो उनके समर्थक है वो क्या कहते हैं कि जनजातियों में यह जो जनजाति है ये जाति आधारित कृषक समाज से भिन्न नहीं है। इनमें स्थिरीकरण कम हुआ है तथा उनमें संसाधनों का स्वामित्व व्यक्ति आधारित न होकर समुदाय आधारित होता है। ये उनके समर्थकों का कहना था। जबकि उनके विपक्ष वालों का मानना है कि जनजातियों में कोई कर्मकांडी दृष्टि से शुद्धता का अभाव होता है, जो कि जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। और सबसे बड़ी बात उनका मानना था कि इनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, तो इनको किसी से घुलने मिलने
से ना मिला जाए, इनके अस्तित्व को बचाना है तो इनको पूर्णतः अलग छोड़ने की आवश्यकता है। छात्रों, 1970 के बाद जितनी बड़ी हमने परिभाषाएं अभी तक दी हैं सब एक तरफ से गलत साबित होती हैं, क्योंकि जनजातियां एक स्थान पर रह के अपना निवास करने लगी। उन्होंने शिकार और संग्रहण जैसे पेशे भी अपना लिए। दूसरी तरफ जनजातियों को हिंदू समाज में आत्मसात करने हेतु विभिन्न उपायों तथा प्रक्रियाओं हेतु काफी बड़ा साहित्य तैयार किया गया था। साहित्य में भी दो पक्ष थे, एक थे मानव विज्ञानों की प्रारंभिक शाखा, दूसरी थी परवर्ती लेखों की शाखा। मानव वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने जनजातियों को मुख्य धारा में उनके समावेश हेतु उनके सांस्कृतिक पक्षों का उल्लेख किया, ताकि उनको सामंजस्य दिखाया जा सके कि वो हिंदू ही शाखा के लोग हैं। जबकि परवर्ती लेखकों ने क्या किया कि मुख्य धारा द्वारा जनजातियों में सम्मिलित करने को एक शोषणात्मक प्रक्रिया माना और उसके राजनीतिक स्वरूपों का उन्होंने उल्लेख किया कि किस प्रकार जनजातियों के संग नुकसान हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। छात्रों, हमने दो प्रक्रियाएं और देखी हैं, संस्कृतिकरण और परसंस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण को हमको मालूम है कि जब एक निम्न जाति के सदस्य अपने से उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, उनकी सामाजिक परिपाटी को अपनाते हैं, तथा परसंस्कृतिकरण में तो विभिन्न संस्कृतियां जब आपस में संपर्क में आती हैं तो आपस में क्या है, उसमें तालमेल बन जाता है। तो ये जो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जनजातियों को हिंदू समाज में जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा। छात्रों, जनजातियों के लिए कभी कभी ये भी कहा गया है कि वो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, वो बहुत पीछे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा कि कई जनजाति समुदायों ने, जैसे गढ़मांडला, चांदा या पश्चिम भारत में राजपूत या रजवाड़े लोगों ने क्या किया, आदिवासी समुदायों में ही स्तरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही उत्पन्न हुए। तो उन्होंने अपनी स्थिति में स्तरीकरण के कारण बदलाव भी किया है। ये जो जनजाति वाले लोग थे, ये किस लिए प्रसिद्ध थे? अपनी आक्रामक क्षमता के लिए तथा सैन्य दलों में अपनी सेवा देने के कारण पहचाने जाते रहे। इसके साथ साथ ये व्यापार भी करते रहे, जैसे नमक बेचना, वन्य उत्पाद, हाथी बेचने का भी ये लोग काम करते थे। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई तो उसमें क्या हुआ, वन्य संसाधनों, खनिजों का दोहन और उनको सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता हुई। और जब इस प्रकार की आवश्यकता हुई तो यही जनजाति समुदाय मुख्य धारा के समुदाय के लोगों के संपर्क में आया और उसने धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन कर लिया। अब मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति क्या रवैया है, उसमें हम देखते हैं कि जब उपनिवेशवाद हुआ तो उसमें क्या हुआ, ये जनजातीय लोग विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संपर्क में आए, जैसे साहूकार के संग संपर्क में आने से ये इनको नुकसान हुआ कि इनको कभी ना खत्म होने वाला उधार प्राप्त हुआ। और गैर जनजातीय अप्रवासी लोगों से क्या हुआ, इनको अपनी जमीन का खोने का डर था। जबकि सरकार ने जो वन आरक्षण की नीति और खनन कार्य किए, जो कि उस समय औपनिवेशिक सरकार के आय का प्रमुख स्रोत थे, तो इससे क्या हुआ, जनजातियों की जो वनों तक पहुंच थी वो भी खत्म होती जा रही थी। तो इस कारण क्या हुआ, जनजातियों ने बहुत सारे विद्रोह किए और जब विद्रोह हुए तो औपनिवेशिक सरकार ने समझ गई। उन्होंने इस विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया, इनके क्षेत्रों को अपवर्जित और आंशिक अपवर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया और उसमें गैर जनजातीय लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। क्योंकि सरकार के ये आय का स्रोत था और सरकार अब क्या चाह रही थी कि स्थानीय राजाओं तथा मुखियाओं के माध्यम से यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाया जाए ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ता रहे। अब इसमें हमको दो टर्मिनोलॉजी और मिलती है, एक है पृथक्करण और एकीकरण। ये किसके लिए हो रहा है, ये जनजातियों को लोगों के लिए हो रहा है कि एक वर्ग कहता है कि जनजातियों को और उसे अलग किया जाए, जबकि एक कहता है कि इनको मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाए। जो पृथक्करण वाले हैं वो क्या कहते हैं कि जनजातीय लोगों को व्यापारियों, साहूकारों, हिंदू तथा ईसाई धर्म प्रचारकों से बचाने की आवश्यकता है, जो इनका अस्तित्व मिटाकर इनको भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। और उनका यह भी मानना था कि सरकार ने विकास के नाम पर इन समुदायों के संग खिलवाड़ किया है, इनको छिन्न भिन्न कर दिया है। जबकि एकीकरण वालों का मत था कि ये लोग पिछड़े हुए हिंदू हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए तथा उन्हीं नीतियों का प्रयोग करना चाहिए जो अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में निर्धारित की गई हैं।
और इसका फायदा ये भी हुआ कि सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, जनजातीय उपयोजनाएं, जनजाति कल्याण खंड इत्यादि कई योजनाओं के माध्यम से इनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी किया है। राष्ट्रीय विकास तथा जनजातीय विकास में देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास के नाम पर बड़े बड़े बांध, कारखाने, यहाँ तक कि खदानों में खुदाई का काम भी प्रारंभ किया। और बदकिस्मती से हम कह सकते हैं कि इसमें से अधिकतर कार्य इन्हीं जनजातीय इलाकों के क्षेत्र में हुआ। तो जब ये विकास के कार्य हुए तो जनजातियों को नुकसान क्या हुआ, इनकी जमीनें इनसे छीन गई। और इसका फायदा किसको हुआ कि मुख्य धारा के लोग लाभान्वित हुए। तो मेन जिनका लाभ होना था उनको नुकसान हुआ और मुख्य धारा के लोगों को विभिन्न विकास योजनाओं से फायदा हुआ। दूसरा, वनों पर ये लोग पूरा समुदाय निर्भर था और वो छिन जाने से इनको बहुत ही गहरा धक्का लगा। और इसके साथ साथ सरकार ने क्या किया है, निजी मालिकाना हक देने से जमीन का, जो अभी तक जनजातियों में पता है कि वहाँ सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी, लेकिन सरकार ने वहाँ निजी मालिकाना हक दे दिया। इससे भी उनकी कह सकते हैं कि सोसाइटी में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। गैर जनजातीय लोगों का जनजातीय क्षेत्रों में अप्रवास करने से भी उनको अपनी संस्कृति का छिन भिन होने का डर सताने लगा। ऐसा हमने कई राज्यों में देखा है, जैसे झारखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में ये चीज़ देखने को मिलती है। त्रिपुरा में तो जो जनजाति वहाँ बहुसंख्यक थी वह इस वजह से अल्पसंख्यक हो गई है। ये भी एक सोचनीय विषय है। समकालीन जनजाति पहचान। शिक्षा के विकास में एक शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ। ये वर्ग का उदय किस कारण हुआ? जो सरकार ने आरक्षण की नीतियां बनाई उसका फायदा इनको मिला और एक नगरीकृत व्यावसायिक वर्ग वहाँ पे उभर कर आया। इन वर्ग से उभरने से क्या हुआ, इन जनजातियों के अंदर वर्गों का विभाजन हुआ, विकास होने लगा। यानी कि हर कोई अब जो पढ़ा लिखा वर्ग है उन्हें आरक्षण की सुविधाओं के बारे में उनको बताया, नीतियों से उनको अवगत कराया। तो सब में ये चाह रही कि हम भी उन जो नीतियां हैं उनका लाभ उठाएं और हम भी मुख्य धारा में मिल जाएं। तो इस वजह से जनजाति पहचान के भिन्न भिन्न आधार विकसित होने लगे। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।